हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज एन एक्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो जाहिर सी बात है, ये हमने यूके की जो पार्लियामेंट है वहाँ से अडॉप्ट किया 1935 में। It had 321 sections, 14 parts and 10 schedules। तो ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्ट था और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स है। हमने इस एक्ट से बहुत से प्रोविजंस हैं जो अडॉप्ट किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे पहले हमने जो एक्ट किया, एक्ट ऑफ 1919, तो उसमें प्रियम्बल इंट्रोड्यूस की गई थी। इस एक्ट में प्रियम्बल नहीं थी। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि किन कारणों की वजह से ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। इसका मेजर जो रीज़न है जिसकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा, वो था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसका फेलियर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने जो कमिटमेंट की थी वो उनको पूरी करने में बुरे तरीके से असफल हुआ था। इसीलिए जो थे इंडियन लीडर्स और पॉलिटिशियंस और इंडियन पीपल, उन्होंने डिमांड की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, ऑटोनॉमी भी और पावर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया, जिसका कि बहुत ज़्यादा विरोध किया इंडियंस ने, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और साइमन कमीशन ने हाउएवर अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, 3 बैक टू बैक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के जो भी रिज़ल्ट्स निकलते हैं और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, इन सभी की जो सिफारिशें थी उनको मिला के एक वाइट पेपर पब्लिश किया जाता है 1933 में, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। तो हम इसके 1 बाय 1 प्रोविजंस देखते हैं, कौन कौन से मेजर प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए। फर्स्ट है द क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट में इंडिया को एक फेडरेशन बनाने की बात की गई, जो कि 2 लेवल्स में होगा, अ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट एंड बिलो इट प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगी और पार्लियामेंट होगी और इसके नीचे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स होंगी। The provinces in British India would have to join the federation, but this was not compulsory for the princely states। जो प्रोविंसेस थी इंडिया की, उनको तो ये फेडरेशन ज्वाइन करना ही था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके लिए ये कंपलसरी नहीं था। वो अगर उनकी इच्छा है तो इंडिया में मर्ज हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक लिमिटेड ऑटोनॉमी तो थी। अब ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता था कि वो इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है, बट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट इट वाजंट मटेरियलाइज्ड। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने इनकार कर दिया इंडिया में मर्ज होने से, इसीलिए ये फेडरेशन का जो प्रोविज़न था वो कुछ खास सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, आगे हम देख लेते हैं, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर। जो सेंट्रल लेवल पे इस बार डायरकी इंट्रोड्यूस की गई, प्रोविंशियल लेवल पे ख़त्म कर दी और सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो सेंटर एंड प्रोविंसेस, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने जो पावर्स थी वो जो उनको डिवाइड किया सेंटर और प्रोविंसेस में। सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया, फेडरल लिस्ट जिसपे कि सिर्फ सेंटर सब्जेक्ट बना सकता था, प्रोविंशियल लिस्ट जिसपे कि प्रोविंसेस लॉज बना सकते थे, और कंकरेंट लिस्ट जिस पे के दोनों लॉज बना सकते थे। तो सब्जेक्ट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जो फेडरल लिस्ट थी जिस पे सेंटर ने लॉज बनाने थे, वो डिवाइड की गई आगे 2 कैटेगरीज में, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उनको कंट्रोल किया जाना था गवर्नर जनरल के द्वारा, किसकी मदद से, काउंसलर, जो कि उसके द्वारा अपॉइंट किए जाने थे। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे उनको एडमिनिस्टर करना था गवर्नर जनरल ने, किसकी मदद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मदद से। तो इस तरह डायरकी इंट्रोड्यूस की गई।
सेंटर और प्रोविंसेस में जो पावर्स थी वो डिवाइड कर दी गई। फेडरलिस्ट जिस पे सेंटर ने लॉज बनाने थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिस पे प्रोविंसेस ने लॉज बनाने थे, और कंकरेंट लिस्ट जिस पे दोनों ने मिलकर लॉज बनाने थे। तो 3 लिस्ट में सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए। जो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट थे जिस पे सेंटर ने लॉज बनाने थे, उसको आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। तो ऐसे इसको डिवाइड कर दिया गया पावर्स को। नेक्स्ट है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर इस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। दो हाउसेस बना दिए गए, फेडरल असेंबली, लोअर हाउस, और इसकी टर्म कितनी थी, 5 साल। और क्या दूसरा हाउस, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको कि अपर हाउस भी बोला गया। फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स 2 हाउस इंट्रोड्यूस किए गए। बोथ हाउसेस हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट ऑल्सो। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से भी इन हाउसेस में रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो वो लिए गए। बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सम प्रोविंसेस। कुछ एक प्रोविंसेस में भी बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो इस तरह बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो प्रोविंसेस थी उनको कितनी ऑटोनॉमी इस एक्ट ने प्रोवाइड की। तो इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले ज़्यादा ऑटोनॉमी जो थी वो प्रोविंसेस को दे दी गई। दिस टाइम डायरकी वॉज अबॉलिश्ड एट प्रोविंशियल लेवल। जो प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी थी अब तक उसको अबॉलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। एंड द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। तो इस एक्ट ने स्टेट ऑटोनॉमी का जो था प्रोविज़न लाया। गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। जो गवर्नर था इनका हेड था और उसकी एग्जीक्यूटिव थी जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो कि उसको सिर्फ एडवाइज़ कर सकते थे। हाउएवर द गवर्नर स्टिल रिटेन्ड सम स्पेशल पावर्स। ऑटोनॉमी तो दे दी गई थी स्टेट्स को, लेकिन अभी भी गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स थी, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कंट्रोल गवर्नर के हाथ में था। रीऑर्गेनाइज किया गया कुछ एक स्टेट्स को, जैसे कि सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से। कुछ और फीचर्स भी हम इसके देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल वाज अबॉलिश्ड। जो इंडियन काउंसिल थी इस एक्ट के तहत उसको अबॉलिश कर दिया गया। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन हुए इस एक्ट के तहत। दिस एक्ट गेव नियरली 10% वोटर्स द राइट टू वोट। इस एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन तो हुए, लेकिन जो वोटर थे वोट का अधिकार सिर्फ 10% लोगों को ही था। पहले के मुकाबले तो ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अभी तक ये 10% ही था टोटल पॉपुलेशन का। इट प्रोवाइडेड फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एक्ट के तहत जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के रिजर्व बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई इस एक्ट के तहत, उसका प्रोविज़न लाया गया। फेडरल रेलवे अथॉरिटी सेटअप की गई इंडियन रेलवे को कंट्रोल करने के लिए। और क्या प्रोविज़न लाया गया, फेडरल कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न भी इस एक्ट में था। जो भी मतभेद होने थे प्रोविंसेस और सेंटर के बीच में और प्रोविंसेस में, तो उनके रेजोल्यूशन के लिए फेडरल कोर्ट का प्रोविज़न लाया गया। द कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 6 अदर जज होने थे। तो यही बेसिक फीचर थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। एक बार फिर से इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया और इसमें 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 10 शेड्यूल्स थे। इसकी प्रिएम्बल नहीं थी। किन रीजंस की वजह से ये एक्ट लाना पड़ा, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था जो वो उसकी फेलियर की वजह से, क्योंकि वो जो था एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में फेल हो गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी
इन तीनों की रिकमेंडेशन के बाद एक वाइट पेपर 1933 में पब्लिश किया गया, जिसके तहत ये एक्ट लाया गया। इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया, जिसके 2 लेवल होने थे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट और उसके नीचे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रोविंसेस थी उन्होंने तो ज्वाइन करना ही था फेडरेशन को, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके लिए ये कंपलसरी नहीं था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स का सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए ये जो था प्रोविज़न फेडरेशन का ये सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रोविज़न देख लेते हैं। डायरकी इंट्रोड्यूस की गई सेंट्रल लेवल पे। इसमें जो पावर्स थी सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में डिवाइड कर दी गई। सब्जेक्ट 3 लिस्ट में डिवाइड किए गए, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत 2 हाउसेस बनाए गए, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दोनों हाउसेस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स से भी लिए गए थे। बाईकैमरल लेजिस्लेचर प्रोविंसेस में भी इस्टेब्लिश किया गया। कौन कौन सी प्रोविंसेस में? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और द यूनाइटेड प्रोविंस। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पिछली बार से ज़्यादा बढ़ा दी गई। जो प्रोविंसेस थे उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई। डायरकी जो थी ख़त्म कर दी गई जो प्रोविंशियल लेवल पे थी, और स्टेट ऑटोनॉमी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जो गवर्नर था वो हेड था अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, जो सिर्फ अब एडवाइस दे सकती थी, लेकिन अभी भी गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स थी। रीऑर्गेनाइज किया गया कुछ एक स्टेट्स को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। और भी फीचर्स इसके देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल थी जो, उसको ख़त्म कर दिया गया। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए और 10% वोटर्स को, 10% लोगों को राइट टू वोट दिया गया। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया। फेडरल रेलवे अथॉरिटी सेटअप की गई इंडियन रेलवे को कंट्रोल करने के लिए, और फेडरल कोर्ट का प्रोविज़न भी इस एक्ट के तहत लाया गया। तो यही फीचर्स थे जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लाए गए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।